अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? मैं डॉक्टर आसिम आपको वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक की हमने बात करनी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं और आप बात करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे भी एग्जाम में आना चाहिए बच्चों को। इसके ऊपर सवाल भी बहुत आते हैं, इसके हार्मोनल कंट्रोल के ऊपर बहुत सवाल आते हैं। तो आइए देख लेते हैं, कोई इशू ही नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स तो होती हैं, क्या कोई मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी होती है क्या? नाउ देयर इज नो सच थिंग एज मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल टाइप की कोई चीज़ जो है वो नहीं होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। अच्छा, अब ये होती क्या है? तो पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या है। These are the cyclic changes. These are the cyclic changes which occur in female reproductive system, in female reproductive system, female reproductive system, in order to prepare it for possible conception। यानी वो साइक्लिक चेंजेस हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों आती हैं? ताकि वो उसको पॉसिबल कंसेप्शन के लिए जो है वो तैयार कर सकें। अच्छा, अब यहाँ सवाल ध्यान में आता है कि व्हाट इज कंसेप्शन। आप याद कर लीजिए, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड कंसेप्शन। तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स इज कॉल्ड कंसेप्शन। तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम कंसेप्शन के नाम देते हैं। कंसीव करना, एक्वायर करना, क्योंकि ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फीमेल होती हैं वो बेबी को एक्वायर कर लेती हैं, फिर उसको अपनी बॉडी में डेवलप करती हैं और आखिर में उसको बॉडी से डिलीवर कर देती हैं। अच्छा, याद रहे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल ऐसा नहीं है कि एक बेबी गर्ल है जब वो पैदा हुई उस वक्त से चलना शुरू हो गई, ऐसा नहीं होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के बारे में आपने बात ध्यान में रखनी है कि ये एक पर्टिकुलर एज के ऊपर शुरू होती हैं और ये शुरू होती हैं टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो they started at time of puberty। तो ये प्यूबर्टी के वक्त शुरू होती हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और प्यूबर्टी मैंने आपको बताया, प्यूबर्टी आपको याद होगा, मैंने आपको बताया इट्स एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, यानी वो एज जिसपे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म केपेबल हो जाता है कि वो अपने जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। और आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि प्यूबर्टी जो है बेसिकली वो डिपेंड करती है दो हार्मोन्स के ऊपर। इट इज डिपेंडेंट अपॉन आपको अच्छी तरह से याद होगा, मैंने आपको बताया था कि दो हार्मोन होते हैं जिनको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज। और ये भी आपको अच्छी तरह से याद होगा कि गोनेडोट्रोपिन हमारे FSH और LH थे, याद है ना आप लोगों? तो FSH और LH जो है वो मिलके ये काम करते हैं। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं प्यूबर्टी की, तो हमने ये बात स्ट्रेट समझ ली कि फीमेल्स के अंदर ये साइकिल कब शुरू होगी? जब प्यूबर्टी आएगी। ऐसे ही होगा ना? अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, और वो बात ध्यान में ये है कि वो एज जिसमें फीमेल में प्यूबर्टी आती है इट्स कॉल्ड द एज ऑफ मिनार्की। तो एज at which female reproductive cycles started is called age of मिनार्की। इसको एज ऑफ मिनार्की भी कहा जाता है, एज ऑफ मिनार्की।
तो ये बात आपने जो है वो जहन में रखनी है। एक और बात जो आप जहन में रखोगे वो ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल ना, अब एक दफ़ा प्यूबर्टी आ गई, ऐसा नहीं है कि अब जब तक वो फीमेल जिंदा है वो साइकिल चलती रहेगी। वो ख़वातीन जो कि थोड़ी सी क्या कहना चाहिए उसके लिए सही टर्म किया, असल में ख़वातीन को ये कहते हैं ना कि ख़वातीन जो है बूढ़ी हो रही हैं तो वो माइंड गिर जाते हैं, तो इसलिए मुझे कोई इसका प्रॉपर लफ्ज़ सोचना है। यानी जब फीमेल अपनी 40s में 50s में पहुँचती हैं तो हम यहाँ लिखते हैं इन लेट 40s, यानी हम बात कर रहे हैं कोई खातून है वो 46, 47 ईयर, 48 ईयर, 49 ईयर ओल्ड हो गई और अर्ली 50s, ठीक है ना। यानी आप ये समझें कि अगर मैं इसकी रेंज बनाऊं तो इसकी रेंज हम बना लेते हैं 45 ईयर से लेके 55 ईयर्स के दरमियान, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ जो वुमेन हैं, जो मेजॉरिटी हैं ख़वातीन की, उनमें ये साइकिल्स स्टॉप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो इन लेट 40s और अर्ली 50s मोस्ट ऑफ द वुमेन, देखो फिर गौर करो मैं क्या कह रहा हूं, मोस्ट ऑफ द वुमेन कह रहा हूं, सारी वुमेन नहीं कह रहा हूं। मोस्ट ऑफ द वुमेन लूज देयर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, तो उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाती हैं, रुक जाती हैं। और ये एज जिसमें उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाती है इज कॉल्ड द एज ऑफ मीनोपॉज, या इसको सिर्फ मीनोपॉज भी कहते हैं, कॉल्ड मीनोपॉज। आपको पता है कि पॉज का मतलब होता है स्टॉप होना और मीनो इज फॉर रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है ना, तो उसको मीनोपॉज कहते हैं। तो याद रहे इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर किसी हम खातून को देखें जिसकी उम्र 60 साल की हो, लेट्स सपोज जैसे मेरी मदर की उम्र इस वक्त कितनी है, मेरी मदर की उम्र इस वक्त है, ठीक है सही, शी इज अराउंड 62 और 63 ईयर ओल्ड। तो अगर मैं अपनी मदर की उम्र देखूंगा तो उसमें जो उनका फर्टाइल पीरियड होगा ज़िंदगी का, तो जो एज ऑफ मीनार की होती है ख़वातीन में, वो आम तौर पे 11 से 13 साल की उम्र के अंदर हो जाती है, 11 से 13 साल की उम्र में। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो लेट सपोज कि उन्होंने 11 साल की उम्र पे उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू हुए होंगे और लेट सपोज 55 ईयर्स की उम्र पे उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हुए होंगे। तो उनका जो फर्टाइल पीरियड रहा जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर सकती थी, जिसमें हम सब बहन भाई पैदा हुए सब कुछ, वो 44 ईयर्स का है। अच्छा, मेल्स में ऐसा कुछ नहीं है, मेल्स में देयर इज नो सच थिंग लाइक एंड्रोपॉज। वो कहते हैं ना कि मर्द कभी बूढ़े नहीं होते, उसका मतलब यही होता है कि वो सारी ज़िंदगी उनके बाद रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बाकी रहती है, ख़वातीन के बाद बाकी नहीं रहती है। अच्छा, अब याद रहे कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं इनको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। जिनका एक नाम और भी है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स आर ऑल्सो known as menstrual cycle। इसको हम menstrual cycle भी बोलते हैं, या आपको पता है आम जबान में बिल्कुल जो कॉमन लेमन टर्म होती है इसमें इसको सिर्फ मेंसेस भी कह देते हैं। और मेंसेस याद कर लीजिए, जो वर्ड है मेंसेस इज अ ग्रीक वर्ड और इसका मतलब होता है अ मंथ। इसकी जो लिटरल मीनिंग है, इसकी लिटरल मीनिंग है अ मंथ। और उसकी वजह क्या है आपको मालूम है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती हैं वो आमतौर पे 28 डेज में, यानी तकरीबन एक महीने में अपने आप को रिपीट कर रही होती है, इसलिए ये इसकी टर्म जो है वो मशहूर हो गई। ठीक है बेटा, अब आप इसको देखिए, ये हमने इसके इंट्रोडक्शन की बात कर ली। अब हम चलते हैं और थोड़ा डिटेल में जाके इसको देखते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा, अब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम देखेंगे ना किताब में से, और ये सिर्फ आपकी किताब में नहीं, हम इसको किसी भी किताब में से देखेंगे, तो इसकी जो पहली स्टेज वो लिखते हैं वो लिखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और पहली स्टेज उसी को समझना चाहिए। मगर मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पहली स्टेज मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहली स्टेज कुछ और बताऊंगा, क्योंकि वहां से हम इसको फॉलो करेंगे ना तो हमें बात समझ आएगी, अदरवाइज हमें बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब देखें हमने क्या करना है। हमने कुछ भी नहीं करना, हमें बिल्कुल आसान है। ये मैंने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बना लिया है, जैसे कल मैंने आपके साथ बनाया था। ये मैंने थोड़ा सा उस तरह बना लेता हूँ ताकि लिखने की कुछ जगह मुझे मिल जाए।
ये देखिए, ये मैंने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक आपके सामने बना लिया। नाउ दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। बाकी सब एक विजाइना वगैरह मैं नहीं बनाता, अभी हमें उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये रही ओवरीज। अच्छा, अब ओवरीज में क्या करूंगा, थोड़ी सी यहाँ बड़ी बनाऊंगा, आपने ध्यान में रखना है ओवरीज इतनी बड़ी होती नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कोई चीज इतनी बड़ी बनाई है, ठीक। तो एक ओवरी इधर होगी, एक ओवरी उधर भी होगी, ये भी आपको याद है। चले मैं थोड़ा सा उसका एक वो बना देता हूं कि भाई एक ओवरी इधर भी है, ठीक है। अब याद कर लीजिए, इसकी जो पहली फेज में आपको समझाऊंगा, याद करें मैं बार बार क्या कह रहा हूं, जो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि किताब में तो वो कुछ और लिखी हुई है। वो बेसिकली इसकी दूसरी फेज होती है, जिसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज। और इसी फॉलिक्यूलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। अब मैं अभी आपको इन दोनों वर्ड की मतलब समझाता हूं। फेज तो आपको पता लग गया ना, किसी स्टेज को कहते हैं, है ना। तो फॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, प्रोलिफरेटिव क्यों कहते हैं, अभी बात करते हैं। एक सेकंड जरा रुक जाइए। अब देखिए होता क्या है, होता ये है, आपको पता है हमारे पास एक बहुत ही कमाल का जो है वो ग्लैंड है, जो कि हाइपोथैलेमस से ऊपर अटैच है, ये रहा। और ये जो ग्लैंड है, आपको पता है इस ग्लैंड का नाम क्या है, नाउ दिस ग्लैंड इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। और आपको याद है ये जो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब था, मैंने बताया था ये डायरेक्ट कांटेक्ट में था हाइपोथैलेमस के। तो ये हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है पोस्टीरियर लोब। और एंटीरियर लोब से एक हार्मोन आया, जिस हार्मोन का नाम था FSH, फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अच्छा, अब देखो होगा क्या, जब हम ह्यूमन ओवरी को देखते हैं ना, यानी हम किसी फीमेल की ओवरी को देखेंगे, फीमेल की ओवरी को एग्जामिन करेंगे, तो हम एक अजीबोगरीब चीज में नोट करेंगे। oogenesis का प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया था रिप्रोडक्शन से पहले, oogenesis का प्रोसेस फीमेल्स में बर्थ से पहले कंप्लीट होके ओवरीज के अंदर ओवा प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। आपको याद है ना, ह्यूमन गेस्टेशनल पीरियड, यानी वो पीरियड जिसमें इंसानों की डेवलपमेंट होती है, वो कितने दिनों का होता है, वो होता है 9 मंथ्स का, है ना, 270 डेज का। तो जब आप उसको स्टडी करना शुरू करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ओवरीज के अंदर, ओवरीज के अंदर, ओवरीज के अंदर जो प्रोसेस है oogenesis का, प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्टेड इन सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। तो फीमेल्स के अंदर जो oogenesis का प्रोसेस है ओवरीज के अंदर, वो सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में शुरू हो जाता है। यानी अभी एक बेबी गर्ल है, वो अपनी मदर की वूम के अंदर डेवलप होना शुरू हुई है, और उसके अंदर जो है oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और ये कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीटेड अराउंड 4th to 5th मंथ ऑफ डेवलपमेंट। यानी देखो अभी बेबी के बॉर्न होने में 4 महीने हैं, उससे पहले ही ओवरी के अंदर oogenesis का प्रोसेस हो गया, जितने ओवा इसके अंदर बनने थे वो बन गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, a baby girl have ovaries full of ova when born। इसका मतलब ये हुआ कि एक बेबी गर्ल जब पैदा होती है तो उसकी जो ओवरी होती हैं, उन ओवरीज के अंदर ओवा भरे हुए होते हैं, और वो जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, अब क्या होगा, अब एक बेबी गर्ल है, वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, जो भी है व्हाटएवर, अब वो बॉर्न हो गई, पैदा हो गई, बड़ी खुशी हुई आप लोगों को, अल्लाह ताला की रहमत है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी से खुश होते हैं तो उसको बेटी देते हैं भाई। खैर, तो अब ये एक छोटी सी प्यारी सी बेबी जो है गर्ल हमारे घर में पैदा हो गई, हमने उसको बड़ा ख्याल रखा, उसको गोद में उठाया, उसको बहलाया फुसलाया, उसको पुचकारा, उसको प्यार किया, उसका ध्यान रखा, उसको अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छी तारीफ दी। अब वो जो है वो बड़ी हो रही है, वो प्यूबर्टी की तरफ जा रही है। अब याद कर लें, क्योंकि oogenesis का प्रोसेस होके कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो फीमेल्स के अंदर ये बात आपने याद रखनी है और भूलनी नहीं है कि फीमेल्स के अंदर एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी oogenesis नहीं होती। oogenesis तो हम बात कर रहे हैं पहले ही हो गई ये सारी की सारी, हाँ। तो फिर क्या होगा, एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और ये बात अभी भी मैंने आपसे की कि प्यूबर्टी कब आएगी, जब FSH और LH रिलीज होना शुरू होंगे। तो एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी
female ovaries will start maturing these ova. अब क्या होगा, जब प्यूबर्टी आएगी ना तो ओवा ऑलरेडी बने हुए हैं ओवा ऑलरेडी बने हुए हैं। यहां पर सिर्फ क्या करना है, सिर्फ उनको मेच्योर करना है और मेच्योर करवा के रिलीज करवाना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओवरी मैंने बनाई है और ये जो ओवरी मैंने बनाई है, इन ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवा जो है फुल हुए हैं, वो भरे हुए हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब देखें क्या होगा। अब एफएसएच आता है, इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने आपको समझाया था स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है जगाना, झिझोड़ना, उठाना, है ना। तो अब क्या होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं उस जगह पर, देखिए हम क्या होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं उस जगह पर नंबर 1 में लिख रहा हूं फॉलिकुलर फेज। अच्छा, ये 2 होगा फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। ठीक है, तो अब फॉलिकुलर फेज में क्या रिलीज होगा, FSH इज रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से क्या रिलीज होगा, वहां से FSH रिलीज होगा। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। अब वो FSH आता है और FSH आके किसके ऊपर एक्ट करता है, वो FSH आके एक्ट करता है ओवरी के ऊपर। किसके ऊपर एक्ट करता है, ओवरी के ऊपर। अब देखो इस ओवरी के अंदर लाखों की तादाद में ओवा मौजूद है, बट ये जब FSH आता है तो ये एट ए टाइम 5-7 ओवा को स्टिमुलेट कर देता है, 5-7 ओवा को स्टिमुलेट कर देता है। अच्छा, अब जब हम ओवरी में ओवा को देखते हैं तो ओवा हमें कैसे नजर आते हैं, ओवा हमें नजर आते हैं ऐसे कि ये बीच में ओवम है और इस ओवम के चारों तरफ सेल्स का एक ग्रुप मौजूद है, यानी ये कलेक्शन बन गया एक सेल का। और याद कर लें, यही कलेक्शन ऑफ सेल मैंने आपको थायराइड में ही बताया था, याद है ना आप लोगों को। नाउ द कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड फॉलिकल। जैसे मैंने आपको कहा था थायराइड में थायराइड फॉलिकल होते हैं, और वो फॉलिकल जो ओवरी में होगा दैट वुड बी नोन एज ओवेरियन फॉलिकल। इसको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। तो अब ये हार्मोन यानी FSH जो कि ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, इसलिए इट्स कॉल्ड फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी बात क्लियर हुई। तो अब क्या होगा, तो FSH विल स्टार्ट development of several follicles in ovary। अब देखो, जब मैंने कहा follicles in ovary तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूं जिसमें ओवा भी है और फॉलिकुलर सेल्स भी हैं। ठीक है, एट सेम टाइम, और एक ही वक्त में शुरू करवा देगा। बट होगा क्या, सारे इनमें से मेच्योर नहीं होंगे, इनमें से कोई एक मेच्योर हो जाएगा और बाकी सब डीजेनरेट हो जाएंगी। तो मैं ऐसा करता हूं, सबको डीजेनरेट कर देता हूं, उसे एक को मेच्योर करवा देता हूं। तो ओनली वन विल मेच्योर एंड अदर्स विल डीजेनरेट। और डीजेनरेट को याद कर लो, अगर आप मेडिकल साइंसेज में डीजेनरेशन देखते हैं ना सेल्स की, तो द प्रोसेस कॉल्ड एट्रेजिया। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज एट्रेजिया, इसको एट्रेजिया कह देते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब ये जो एक फॉलिकल है ना, ये जो एक फॉलिकल है, ये एक फॉलिकल में ओवम भी ग्रो करने लगेगा, और ओवम जब ग्रो करने लगेगा तो इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। कौन, इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे फॉलिकुलर सेल्स। इस तरह से इसको चारों तरफ से फॉलिकुलर सेल्स इस तरह से सराउंड कर लेंगे। अच्छा, एक बात याद रहे, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं तो उसमें ये चीजें आपको इतनी बड़ी लग रही हैं, आपने याद रखना है रियलिटी में ये चीजें इतनी बड़ी होती नहीं है ना। ये तो हम डायग्राम बना रहे हैं तो इतनी बड़ी हो गई। अब ये जो आपको सेल का ग्रुप नजर आ रहा है, ये आपके सामने ये वाला, जिसमें ये ओवम फुली मेच्योर हो गया हुआ है और FSH के इफेक्ट की वजह से मेच्योर हो गया है, इस मेच्योर फॉलिकल को हम कहते हैं मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल।
तो वन मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओवेरियन या वेजिक्यूलर फॉलिकल। अच्छा, वेजिक्यूलर कहां से बीच में आ गया, इसको भी जरा समझ लो। वेजिकल का मतलब होता है पाउच। ये आपको ऐसे लग रहा है ना जैसे एक पाउच है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये रहा फ्लूइड, इसलिए इसको वेजिकुलर फॉलिकल बोलते हैं। वेजिकल का मतलब होता है पाउच। जैसे मैंने आपको बताया था साइनेप्स में साइनेप्टिक वेजिकल, याद आ रहे हैं, पाउच। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब क्या होगा, ये वेजिकुलर फॉलिकल जल्दी से क्या करेगा, ये वेजिकुलर फॉलिकल जल्दी से ईस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू करेगा। और ईस्ट्रोजन दो काम करेगा। ईस्ट्रोजन एक तो एफएसएच की प्रोडक्शन को कम करेगा, दूसरा एंडोमेट्रियम की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना शुरू करेगा। तो ओवेरियन फॉलिकल और क्या रिलीज करता है। अच्छा, अब ओवेरियन फॉलिकल मैं नहीं लिखता क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल लिख दूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल विल रिलीज ईस्ट्रोजन जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है। और ईस्ट्रोजन दो काम करता है, ईस्ट्रोजन दो काम करता है। नंबर वन, ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच, ताकि और एफएसएच ना आए और ये जो है वो मैच्योर ना हो। और नंबर टू, ये इंक्रीज करता है मायोमेट्रियल ब्लड फ्लो को। और उसका मैं अभी आपको बताता हूं उसका फायदा क्या होगा। इंक्रीज एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो, यानी जो एंडोमेट्रियम है उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाए ताकि वो तैयार होने लगे अगर प्रेगनेंसी होने वाली है उसके लिए। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है। तो ये आपके सामने जितने भी चेंजेस आपने देखी, इस सब को हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। एक सेकंड, इस सब को हम क्या कहते हैं। तो ये जो सारे इवेंट्स हैं, ऑल इवेंट्स डिस्कस्ड आर कॉल्ड, इन सब को कलेक्टिवली क्या कह देते हैं, इन सब को कलेक्टिवली कह देते हैं ओवेरियन साइकिल। क्या कह देते हैं इसको, ओवेरियन साइकिल कहते हैं। तो बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन साइकिल का कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखें, मैंने अभी भी आपको बताया कि जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है ना, तो वो ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। और ईस्ट्रोजन दो काम करता है, और वो दो काम कौन से होते हैं। पहला काम मैंने आपको बताया कि वो एफएसएच की प्रोडक्शन को कम कर देगा। नंबर टू, मैंने आपको बताया कि वो एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो को जो है बढ़ाएगा। याद कर लें, जैसे ही एनटीए पिट्यूटरी से एफएसएच की प्रोडक्शन कम होने लगती है, एट द सेम टाइम उसी वक्त ये रिलीज करना शुरू कर देता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसकी भी मैंने आपसे बात की थी, याद है ना आपको। तो एफएसएच और एलएच दे बोथ आर गोनेडोट्रोपिन, ये दोनों क्या है, गोनेडोट्रोपिन है। फिर आपको लास्ट लेक्चर की डिस्कशन में याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो ओवरी होती है इट इज कवर्ड बाय फेलोपियन ट्यूब, है ना, ये इस तरह से फेलोपियन ट्यूब से कवर्ड हुई है। अब पता है एलएच क्या करता है, एलएच आता है और एलएच आके ओवरी की वॉल पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है, ओवरी की वॉल पे। ये ओवरी की वॉल को वीक करना शुरू कर देता है। इस तरह से ओवरी की वॉल को वीक कर देता है। जैसे ओवरी की वॉल वीक होती है तो ओवरी क्या करती है, ओवरी कॉन्ट्रैक्ट करती है थोड़ा सा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये ओवम अपने सामने वाले सेल्स को हटाता हुआ, अपने सामने वाले सेल्स को हटाता हुआ इस वीक स्पॉट से ओवरी से निकलता है और ओवरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। यानी अब मैं रिकैप करता हूं, मैं लिखता भी हूं भी कि मैंने क्या कहा कि जैसे ही एफएसएच का प्रोडक्शन कम हुआ, एलएच का प्रोडक्शन बढ़ा। एलएच आया, उसने ओवरी की वॉल को एक पर्टिकुलर जगह से वीक किया। जैसे ही उसने उसको उस पर्टिकुलर जगह से वीक किया वैसे क्या हुआ, जैसे ही उसने उसको पर्टिकुलर जगह से वीक किया वैसे ही क्या हुआ वैसे ही ओवरी ने स्लाइडली थोड़ा सा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया। और जैसे ही उसने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट करके यहां से बाहर निकली। और जब बाहर निकली तो ये जो ओवम था ये ओवरी को छोड़ के फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया। ये प्रोसेस जिसमें ओवम ओवरी से निकल जाता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन का। किसका नाम देते हैं, ओव्यूलेशन का। ठीक है, अब ये जो बात मैंने आपको समझाई ना, ये मैं इसको लिखता हूं। ये हमारा तीसरा फेज आ गया है, ये हमारा थर्ड फेज आ गया है, विच इज कॉल्ड ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं इसको, ओव्यूलेटरी फेज। अच्छा, फॉलिकुलर सेल्स का मैंने आपको बताया था, इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा था इसमें
जो फॉलिकुलर सेल्स थे उनकी बहुत रैपिड सेल डिवीजन हो रही थी, तो द रैपिड सेल डिवीजन इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन। तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या हुआ? डिक्रीज्ड FSH levels will promote increased production of LH। LH की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा और LH क्या करेगा? LH will facilitate ओव्यूलेशन। ये क्या करता है? ओव्यूलेशन को फैसिलिटेट करता है, ओव्यूलेशन को फैसिलिटेट करता है। एंड व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। तो ओवरी से ओवम के निकलने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब देखो फॉलिकुलर फेज को जब हम देखेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में 6 to 13 डेज तक, यानी साइकिल जो है वो 28 दिन की है, उसमें 6वें दिन से लेकर 13वें दिन तक फॉलिकुलर फेज है और 14 टू अच्छा इसको ऐसा करते हैं, एक कम कर देते हैं ताकि हमें और आसानी हो जाए। 6 to 12 डेज फॉलिकुलर फेज है और 13 to 15 डेज तक ये हमारा ओव्यूलेटरी फेज है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हो गई बात। अच्छा अब देखो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा, अच्छा हाँ एक बात ध्यान में रहे, फिर बता दूं, फिर बच्चे है ना मुझे कहते हैं पता नहीं क्या कर दिया सर ने। ये मैंने जो डिफेक्ट बनाया है ये आपको यहां बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि मैं डायग्राम बना रहा हूं। एक्चुअल में ओवम चूंकि माइक्रोस्कोपिक होता है तो जब वो ओवरी से निकलता है तो ओवरी की सरफेस में डिफेक्ट आता है, बट इट्स अ माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट, बहुत छोटा होता है और वो विद इन अ डे हील भी हो जाता है। समझ गए बात? तो सर वो एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वो बच्चों को समझा रहा था, तो मैंने बच्चों को कहा कि इस तरह ओवरी से ओवम रिलीज होता है। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर ये एक ओवम रिलीज करने में ओवरी में इतना बड़ा सुराख हो गया है, तो ये अगर 15, 20, 25 ओवम रिलीज हो गए तो ओवरी तो छल्ली बन जाएगी। तो वो असल में आप समझा करें इस बात को कि ये मैंने आपको डायग्राम बना के बताइए सिर्फ समझाने के लिए। असल में तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना, अब मैं माइक्रोस्कोपिक बनाता तो फिर आप माइक्रोस्कोप लेके देखते बोर्ड पर। ये बात है मेरे की। अब देखें क्या हुआ, ओवम तो निकल गया ओवरी में से, निकल गया ना। अब ये चला गया फेलोपियन ट्यूब में, और आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपने डिस्कस किया था जब ये फेलोपियन ट्यूब में चला गया तो उसके बाद दो काम होंगे। अगर ये कोई सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है तो उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और अगर सेक्सुअली एक्टिव फीमेल नहीं है तो ये ओवम फेलोपियन ट्यूब तो होता हुआ यूट्रस में चला जाएगा। याद आ रहा ना आप लोग? तो इस ओवम के साथ तो वही का वही होना है। अब असल में हमें गेम करनी है इसकी, जो कि है फॉलिकुलर सेल्स। आइए जरा देखते हैं। अब मैं इसको यहां से मिटाऊंगा। अब होता क्या है? होता यह है कि जब ओवम अपने साइड वाले और अपने सामने वाले फॉलिकुलर सेल्स को फाड़ता हुआ, उनको हटाता हुआ बाहर चला जाता है, तो सामने वाले फॉलिकुलर सेल तो हट गए भाई, हट गए। मैं बात समझ आ रही है? जो पीछे वाले फॉलिकुलर सेल्स हैं वो तो वहीं रखे हुए हैं ना, वो तो कहीं भी नहीं गए। तो होता क्या है, हमारा चौथा फेज आ जाता है जो बहुत ही कमाल का फेज है, जिसको हम कहते हैं क्या? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, या इसी को हम नाम दे देते हैं किसका? सिक्रीटरी फेज का। किसका नाम दे देते हैं? सिक्रीटरी फेज का। और आप याद कर लें सिक्रीटरी फेज चलता है फ्रॉम डे 16 टू डे 28। तो ये लॉन्गेस्ट फेज है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो वो ये वाला है। सही हो गया? अच्छा आप देखें, ध्यान से देखने हैं। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि ओवम तो चला गया फेलोपियन ट्यूब में, जो उसने करना है वो करना है। जो पीछे वाले फॉलिकुलर सेल रह गए दे विल मॉडिफाई देमसेल्व्स। तो जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स लेफ्ट बिहाइंड इन ओवरी, जो पीछे रह गए हैं ओवरी में, विल मॉडिफाई देमसेल्व्स। ये अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, और जब ये अपने आप को मॉडिफाई करेंगे तो क्या करेंगे? ये एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये एक एंडोक्राइन सिस्टम में, एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे।
ठीक है, मॉडिफाइड इनटू एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन से फॉलिकुलर सेल्स? जो पीछे रह गए थे, ठीक है। और यही जो सेल्स हैं इनको हम नाम देते हैं किसका? इनको हम नाम देते हैं कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम का। किसका नाम देते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम का। और याद कर लें, क्या कमाल की चीज अल्लाह ताला ने दी है खवातीन को, कि ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। अब आप जरा ध्यान में लेके आओ, एंडोक्राइन सिस्टम जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ओवरी दो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन किसने प्रोड्यूस किया? गिराफियन फॉलिकल ने, अभी अभी मैंने आपको बताया था। और प्रोजेस्टेरॉन किसने प्रोड्यूस किया? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब ये प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है? आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था ये एंडोमेट्रियम था फीमेल का, ये एंडोमेट्रियम था फीमेल का, बाहर वाला मायोमेट्रियम है। चले मैं इसको डिवाइड करता हूं, ये बाहर वाला मायोमेट्रियम है और ये अंदर वाला, ये वाला मायोमेट्रियम है और ये वाला एंडोमेट्रियम है। ठीक है, अब क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन आता है और प्रोजेस्टेरॉन आके इस एंडोमेट्रियम को फ्लैशी बनाना शुरू कर देता है, इसको थिक बनाना शुरू कर देता है, इसको थिक करना शुरू कर देता है, इसको थिक करना शुरू कर देता है, इसको मोटा करना शुरू कर देता है। और आप जानते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो एम्ब्रियो ने इसके अंदर डेवलप होना है, इसलिए इसको बहुत वेस्कुलर, बहुत थिक, बहुत ही ज्यादा जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, इसके बाद हमारे पास दो केस सिनेरियो हैं। केस सिनेरियो नंबर वन, केस सिनेरियो नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या होगा? इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या होगा? तो कॉर्पस ल्यूटियम विल कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम will continue producing progesterone ठीक है, डेवलपमेंट के प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और याद कर लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल ल्यूटियल फेज में अरेस्ट हो जाएगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल will arrest in luteal phase। ठीक है, और ये कब तक अरेस्ट रहेगी? ये उस वक्त तक अरेस्ट रहेगी जब तक बेबी डेवलप होकर बॉर्न नहीं हो जाता। इसलिए तुम्हें पता है आजकल तो बड़े एडवांस टेस्ट और पता नहीं क्या क्या आ गया हुआ है। आज से 50 साल 100 साल पहले, 200 साल पहले जब लोगों के पास ये एडवांस टेस्ट नहीं थे तो वो प्रेगनेंसी का कैसे पता चलाते थे? वो ऐसे ही पता चलाते थे कि अगर कोई फीमेल है, वो सेक्सुअली एक्टिव है, वो मैरिड है और उसने अपने 2 कंटिन्यूस साइकिल मिस कर दिए, यानी उसको एक टाइम पे साइकिल आनी थी, वो नहीं आई, अगली भी नहीं आई, तो उससे वो अंदाजा लगा लेते थे कि इसने कंसीव कर लिया हुआ है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये साइकिल यहां पर अरेस्ट हो जाएगी। ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, कोई ऐसी फीमेल है जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, मैरिड नहीं है, या अगर मैरिड भी है तो उसके पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा? केस नंबर 2 कि एक तो केस सिनेरियो हमारे पास क्या हो गया? एक तो केस सिनेरियो हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गई, कहानी खत्म। दूसरा केस सिनेरियो जो बहुत कॉमन है और वो आपको पता है, वो ये है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो केस 2, केस 2 नो फर्टिलाइजेशन, तो क्या होगा? तो फिर आपकी आ जाएगी वो पहली स्टेज जिसकी मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम, अच्छा चले मैं इसको पहले लिख देता हूं ना, और मैं इसको रेड से लिखता हूं क्योंकि ये आपको रेड से ही ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारी पहली फेज आ गई जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक हो गया। तो अब देखें होगा क्या? अब होगा ये, इसमें क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजेनरेट, और ये चलेगी फ्रॉम डे 1 टू डे 5 तक।
बाकी आप लगा लें फॉलिकुलर फेज 6 to 12 था, वो 13 to 15 था, वो 16 to 28 था, तो साइकिल पूरी हो गई। तो कॉपर ल्यूटियम विल डीजेनरेट, तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर कॉपर ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया, उड़ गया, तबाह हो गया। अब जब कॉपर ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया तो क्या हुआ, अब जरा इसको देखिए, कॉपर ल्यूटियम गया तो देयर विल बी नो प्रोजेस्टेरॉन, देयर विल बी नो प्रोजेस्टेरॉन, ये बात आपको समझ आ गई ना। अब यहां पर प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, अब जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इसमें क्रैक आने लग जाएंगे, और ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटने लगेगी, इसमें क्रैक पड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम विल स्टार्ट क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग, उसमें क्रैक आने लग जाएंगे और वो टूटने लगेगी। अब देखो मेरी बात सुनो, एंडोमेट्रियम इज अ लिविंग टिश्यू, एंडोमेट्रियम एक लिविंग टिश्यू है, और जब भी लिविंग टिश्यू टूटते हैं तो वो क्या करते हैं पता है ना आप लोगों को। देखो एंडोमेट्रियम एक लिविंग टिश्यू है, इस बात को समझने की जरूरत है। जब भी एंडोमेट्रियम टूटेगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम टूटेगा तो देयर विल बी पेन। जब भी एंडोमेट्रियम टूटेगी, लिविंग टिश्यू है, जब लिविंग टिश्यू टूटते हैं, हमारे हाथ पे पाँव में कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है ना, तो यहां भी दर्द होगा, नंबर 1। नंबर 2, देयर विल बी ब्लीडिंग। एक लिविंग टिश्यू है, जब वो टूट रहा है तो ब्लीड भी करेगा, तो पेन होगा, ब्लीड होगा। आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में म्यूकस होता है, म्यूकस, ठीक है। और वो ओवम जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ये सारे मिलके फीमेल बॉडी से बाहर फ्लो करने लगेंगे, और हम बोलेंगे ये जो फीमेल हैं इनको पीरियड आ रहे हैं या मेंसेस आ रहे हैं, तो विल फ्लो आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल्स एज मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। इसलिए आपने देखा है कि हमारी वो बहनें बेटियां जो इसमें ऐसे गुजर रही होती है तो उनको पेन भी होता है, क्योंकि एक लिविंग टिश्यू उनकी बॉडी का टूट रहा है, वो ब्लीड भी कर रही होती हैं। दैट से आपको पता है वो सारे वो जो प्रिकॉशन वो लेती हैं। फिर म्यूकस, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ये सारी चीजें बॉडी से एज ए फ्लो की फॉर्म में बॉडी से वो निकल रही होती हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक्सक्लूसिव ओवरव्यू दे दिया। तो ये मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी चीजें आपकी इसमें कवर हो गई होंगी। जब ये एक बार ही साइकिल पूरी हो गई ना, अभी साइकिल पूरी हो गई, उसके बाद फिर एफएसए जाएगा, फिर ओवरी बैक करेगा, फिर नए ओवम जनरेट होंगे, और ये साइकिल चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, तब तक जब तक मीनोपॉज नहीं हो जाता। अच्छा, एक और मजेदार बात याद है कि ह्यूमन फीमेल्स के पास 2 ओवरीज हैं, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। मैंने यहां बिठा दी, चलो ये वापस बना लो, ये लो। हमारे सिस्टम अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि 1 महीने में हमारे पास एफएसएच के हार्मोन्स के रिसेप्टर इधर होते हैं। एफएसएच इज प्रोटीन हार्मोन, तो उसको आपको पता है किसकी जरूरत पड़ेगी, उसको रिसेप्टर की जरूरत पड़ेगी। तो 1 महीने रिसेप्टर इधर होंगे, 1 महीने रिसेप्टर इधर होंगे। यानी अगर अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई का, अगर किसी फीमेल को जुलाई में राइट ओवरी तो रिलीज हुआ है तो अगस्त में लेफ्ट से होगा, फिर सितंबर में राइट से, फिर अक्टूबर में लेफ्ट से, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। यानी ये ऑल्टरनेट चलेगा। ऐसा नहीं होता कि एक ही वक्त में स्टिमुलेट होकर एक साथ बहुत सारे ओवम रिलीज हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आ गई। तो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स।